हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे आशा करता हूं। मैं आयुष उपाध्याय आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक और प्रोटेस्ट के बारे में। किसान प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से जैसा लग रहा है कि अपने देश में आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी है। कल हम लोगों ने युवाओं के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे उसके बारे में चर्चा की थी, उसका कानूनी और उसका संवैधानिक आधार क्या है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए। आज हम लोग किसान के द्वारा किए जा रहे आंदोलन और उनकी जो डिमांड है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि न्यूज चैनल्स पे तो राजनीतिक की बातें तो हो जाती है, पर एज एस्पिरेंट्स हम लोगों को किन किन की पॉइंट पर फोकस करना है, एफटीए, एमएसपी, ठीक है ना, इन सब चीजों पर फोकस करना है। आइए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग भारत अमेरिका एफटीए के बारे में अध्ययन करेंगे। एफटीए क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, एमएसपी क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, आज थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी होंगी, डब्ल्यूटीओ की बातें भी होंगी, ठीक है ना। पूरे इन सब टॉपिक्स को आज हम लोग समझेंगे। आइए अब वीडियो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत मुद्दा क्या है, नीति और वास्तविकता क्या है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, कृषि संकट, ये हम लोग का आज का मुद्दा है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये किसान आंदोलन के पीछे का बैकग्राउंड। आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के समय 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था। क्यों? क्योंकि सरकार ने अध्यादेश लेकर आए थे, तीन कृषक बिल लेकर आए थे। उनके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। बाद में फिर सरकार को वो अध्यादेश, जब शीत सत्र शुरू हुआ था संसद का, तब वो अध्यादेश को उन्होंने वापस ले लिया था, उस कानून को। तो किसानों की विजय हुई और किसानों को ये उम्मीद दी गई थी कि हम लोग एमएसपी को कानूनी आधार देंगे, लेकिन कानूनी आधार की बात नहीं मानी गई। फिर 24 में फिर एक बार आंदोलन हुआ था, उसमें मांगा गया था कि एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए, लेकिन वो भी आंदोलन चला गया। अब फिर किसान निकल कर आए हैं। इसमें उन लोगों की मेन डिमांड है एफटीए। अमेरिका के द्वारा जो हम लोगों का जो एफटीए हो रहा है उसको लेकर आंदोलन हो रहा है कि इस एफटीए में कृषक उत्पादों को ना जोड़ा जाए। पहले हम लोग एफटीए क्लियर कर लेते हैं, एफटीए क्या होता है, ठीक है ना। एफटीए को हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता। ये हम लोग क्यों करते हैं, कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि ये अपना इंडिया है, ठीक है, और ये है यूएसए से होने की बात हो रही है। तो क्या होता है कि हम लोग अपना व्यापार वाणिज्य करते हैं, यहाँ का सामान यहाँ जाता है, यहाँ का सामान यहाँ जाता है। तो जब सामान जाता है तो इसमें कुछ टैक्स लगता है, सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो सामान जा रहा है वो महंगा हो जाता है, और जब महंगा हो जाता है तो उसकी भरपाई जनता के द्वारा की जाती है। तो किसी देश का सामान दूसरे देश में फिर महंगा दिखता है, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया से अधिकतर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट भेजते हैं बाहर, ठीक है ना। हम लोगों का जैसे मक्खन यहाँ पे बना समझ लीजिए 10 रुपए का, अमेरिका गया, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा, लगभग मान लीजिए 20-30 रुपए लगा, तो ये महंगा कितना हो गया, 40 रुपए का अगर ये हो गया यहाँ पे, तो यही 10 रुपए का सामान यूएसए में मिल जाएगा 40। और अगर यही अगर हम लोग एफटीए कर लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स कम कर दिया जाएगा। और सब देशों के द्वारा अगर यही सामान यूएसए पहुंच रहा है तो वो उस पर अगर 20% टैरिफ लग रहा है, तो भारत पर समझौते के बाद 10% लगेगा या 0% लगेगा, वो जैसे दोनों में वार्तालाप हो जाए। तो अगर औरों में अगर 20% लग रहा है, 10% अपने में लगेगा, तो ये सामान ऑटोमेटिक यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, 30 रुपए का हो जाएगा, 25 रुपए का हो जाएगा। तो और यही मक्खन अगर 40 में मिल रहा है तो लोग खरीदेंगे कौन सा, 30 वाला। तो अपना सामान सस्ता हो जाएगा, तो अपनी डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ से आयात खूब, निर्यात खूब हो जाएगा, तो यहाँ की किसानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एफटीए से देखिए कितनी बड़ी लाभ मिलता है, इसलिए एफटीए किया जाता है। और अभी तक भारत ने जो है न्यूजीलैंड से एफटीए किया है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से एफटीए किया है फरवरी में, जिसको मदर ऑफ ऑल डील बोला जाता है। मदर ऑफ ऑल डील किसे बोला जाता है, इंडिया का जो एफटीए हुआ था यूरोपियन यूनियन से, अब ये फरवरी में। और ये पीसीएस मेंस 2025 का क्वेश्चन भी है, इंडिया इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो एफटीए हुआ था, ठीक है ना। तो एफटीए आप समझ गए क्यों होता है, क्यों किया जाता है। तो उसी को लेकर इसमें जो है आंदोलन चल रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि भारत देश अपना डेयरी प्रोडक्ट
का सेक्टर खोल दे, क्योंकि भारत ने अपना डेयरी प्रोडक्ट का सेक्टर जो है बंद करके रखा है। वो ये नहीं चाहता है कि इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट में कोई बाहर देश आके अपने सामान को डंप कर दे। क्यों? क्योंकि बाहर देशों के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे खास तौर से यूएसए में डेयरी प्रोडक्ट खूब बनते हैं, ठीक है ना, तो उनके डेयरी प्रोडक्ट जो है यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट से सस्ते हैं, क्योंकि जब वार्तालाप होगी, एफटीए बनेगा तो 0% या 10% का टैक्स की बात रखी जाएगी, ठीक है। अब वहां का सामान क्या है कि सस्ते में बनता है, ज्यादा बनता है, तो एकाएक जब वहां का सामान आएगा तो यहाँ पे जो हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ के जो किसान भाई बनाते हैं, उससे वो सस्ता बिकेगा। जब सस्ता बिकेगा तो अपने देश के डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो सस्ता दिखेगा, पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल यहाँ पे लग रहा है। इकोनॉमिक्स कोर जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, डिमांड सप्लाई, वो यहाँ लग रहा है। तो वही किसान विरोध कर रहे हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट फार्मिंग सेक्टर आप मत खोलिएगा, क्योंकि बीच में वार्तालाप हुई थी जिसमें कुछ ऐसे निर्णय निकल के आए हैं कि लग रहा है कि गवर्नमेंट जब एफटीए करेगी तो ये डेयरी प्रोडक्ट और फार्मिंग सेक्टर को खोलने की बात हो रही है, कुछ बात हो चुकी है इसमें। तो वही किसानों को आभास हुआ है, तो संसद सत्र शुरू हो रहा है, तो एक अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि सरकार लोग सुनती है नहीं, सबको पता, नेता वेता सुनते हैं नहीं, वो लोग कब सुनेंगे? जब उनकी नाक के नीचे तक अगर कोई बात ना आ जाए तब तक। अब मानसून सत्र शुरू हो रहा है, किसानों ने मौका देकर और आंदोलन करना शुरू कर दिए, तो उसी एफटीए का विरोध हो रहा है, ठीक है ना। ये पूरा उसका बैकग्राउंड है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा और 550 से अधिक किसान एवं सामाजिक संगठन यहाँ पे आंदोलन करने आ चुके हैं दिल्ली। 21 से 22 जुलाई को राष्ट्रपति को यह हस्तक्षेप करने के लिए बात करेंगे कि राष्ट्रपति आए हस्तक्षेप करें सांकेतिक रूप से। मुख्य मांगे क्या है? व्यापार समझौता एफटीए को रद्द किया जाए, समझौते पर संसद में खुली चर्चा हो, ठीक है ना, और कृषि और विदेशी प्रभाव से मुक्त रखा जाए। उसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि फार्मिंग सेक्टर और डेयरी सेक्टर को बचाने के लिए। देखिए दूसरा क्या है, अब देखिए क्यों ऐसा किया जा रहा है। अमेरिका और भारत के कृषि क्षेत्र में क्या अंतर है। देखिए, अमेरिका में जो कृषि होती है ना, वो हजारों एकड़ के फार्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं। वहां पे आप एग्रीकल्चर जब पढ़ते होंगे तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी सुने होंगे, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, व्यावसायिक कृषि। तो व्यावसायिक कृषि होती है यहाँ पे। यहाँ की जो कृषि होती है ना, वो अपने निर्वाह के लिए नहीं होती है, वो व्यापार करने के लिए होती है। बड़े बड़े एरिया होते हैं, वहां पे ट्रैक्टर से फार्मिंग होती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रैक्टर फार्मिंग, व्यापारिक कृषि बोलते हैं। अब भारत देश में क्या है, 2 हेक्टेयर से कम, तो 80% जो छोटे किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिसको लघु एवं सीमांत किसान बोलते हैं, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे लघु किसान से सीमांत किसान, जानते हो। जब किसी के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 80% छोटे किसान, तो अधिकतर यहाँ पे कृषि कैसी होगी, निर्वाह कृषि होती है, खुद के पेट भरने के लिए होती है, ठीक है ना। जब 2 हेक्टेयर में जितना अनाज उगेगा, तो 1 साल के बाद फिर वो मौसम आएगा, सावन, जैसे इस समय जुलाई चल रहा है तो इसमें चावल बोया जा रहा है, सॉरी धान बोया जा रहा है। तो 2 हेक्टेयर जिसके पास जमीन, वो धान बोया, उसको काटा, उसको इकट्ठा किया, अगले साल जब फिर से बरसात होगी तो फिर बोएगा, तो वो अपना स्टोर कर रहा है खुद के खाने के लिए, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। यही अगर ज्यादा जमीन होती इस तरह हजारों एकड़ में, तो अपने लिए स्टोर कर लेता, बचा चीज जो आपका विशेष उत्पादन है उसको मार्केट में उतार देता, उसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेच देता, उससे ब्रेड बन जाता है ना, बहुत कुछ बन जाता, तो उससे पैसा आता है। तो भारत देश में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम है। और कितना इसमें बताइए, इसमें कौन सा व्यापारिक फसल हो पाएगा। जब ऐसे लोग की एंट्री यहाँ हो जाएगी तो इन लोगों को नुकसान होगा कि यही होगा, महंगाई बढ़ेगी यहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। ये चीज यहाँ बात हो रही है। और दूसरा, इनका पशुधन, लाइव स्टॉक प्रति फार्म सैकड़ों पशु, मतलब कि जो बड़े बड़े फार्म होते हैं ना, यहाँ पे मिश्रित कृषि होती है। और मिश्रित कृषि में क्या होता है, अनाज उगाए जाते हैं और पशुपालन कृषि, मतलब अनाज का उत्पादन और पशुपालन जब एक साथ कहीं किया जाए तो उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। तो ये मिश्रित कृषि यहाँ होती है कि इसी जो आप फॉर्म देख रहे हैं, इसी फॉर्म में पशुओं को भी रखा जाता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सब व्यापार करने के लिए उनको रखा जाता है। भारत देश का क्या है, भारत देश में औसतन 2 से 3 ही पशु होते हैं। जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े होंगे आप लोग के घर में भी पशु होंगे, ज्यादा से ज्यादा बहुत लोगों के पास 2 गाय या फिर 1 गाय या 1 भैंस होती है, तो वो खुद की निर्वाह के लिए होती है। और जो थोड़ा बहुत अगर अधिशेष उत्पादन होता है, सॉरी दूध निकलता है, तो उसको हम लोग बेच देते हैं। तो जो लोग सैकड़ों में फार्म पशु रखे हैं, उनका सामान सस्ता बिकेगा कि हम लोग का सस्ता बिकेगा, आप लोग खुद सोचिए।
इनका बिकेगा एफटीए के बाद। तो यही बात हो रही है कि दोनों के फार्मिंग में भी अंतर है। और दूसरा तकनीक, अब वहां पे जीएम फसलों की ज्यादा मांग है। वहां की फसल क्या है कि लोग व्यापार के लिए ज्यादा करते हैं। जब आप व्यापार के लिए कोई काम करते हैं ना, तो आपको तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि कम पैसे में ज्यादा उत्पादन हो और बड़े स्तर पर उसका हम लोग व्यापार कर सके, जिसके लिए जेनेटिक मॉडिफाइड फसल होती है, ठीक है ना, जीएम क्रॉप्स, ठीक है ना, ये होता है। अब भारत देश में जीएम को बैन किया गया है, जीएम क्रॉप को बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल होगी, अगर उससे उत्पादन होगा, अब भारत में होती कौन सी है, निर्वाह कृषि, खुद के खाने के लिए ज्यादा लोग उसका उत्पादन करते हैं। जब हम जेनेटिक मॉडिफाइड कृषि से हम लोग अगर खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। इस वजह से भारत में जीएम खाद्य फसल बैन की गई है, ठीक है ना। बीटी कॉटन आप पढ़े होंगे, है ना, जीएम मस्टर्ड जानते होंगे आप, है ना। तो इन सबको बैन किया गया है। सरकारी मदद, यहाँ पे न्यूनतम आर्थिक सहायता, कम से कम इतनी सहायता किसान को दे देनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए इसमें खुद ही मिनिमम है, कम से कम किसानों को इतना दे दो। उनको लाचार समझा जाता है भारत में, तो यहाँ पे न्यूनतम की बात होती है। और यहाँ पे भारी सब्सिडी दी जाती है, यहाँ पे तकनीक पे सब्सिडी दी जाती है, आपको ट्रैक्टर खरीदने में आपको सब्सिडी दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे अच्छे रिसर्च होते हैं, यहाँ पे भारी भरकम सब्सिडी दी जाती है। और यहाँ पे सिर्फ न्यूनतम कि भैया एमएसपी बता दी है, इतने में कम से कम किसानों से खरीद हो जाए, ठीक है ना। तो ये भारत और अमेरिका के कृषि क्षेत्र में अंतर है, उनकी कृषि का ढांचागत अंतर है ये, ठीक है ना। आइए अब देखिए सरकार का एक सुरक्षा कवच जो बना रही है वो क्या है। सरकार क्या कर रही है, जो ये आपका मक्का है, सोयाबीन है, जीएम फसलें हैं, इससे किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा, इसको ये लोग सुरक्षा दे रहे हैं। और जितने जो प्रीमियम उत्पाद हैं, जैसे सेब हो गया, फल हो गए, बादाम हो गया, अखरोट, शराब, आज भी आप देखते होंगे भारत में फल को एक प्रीमियम चीज माना जाता है। जब आप बीमार पड़ते होंगे, कोई अगर बीमार पड़ गया, तभी भारत में हम देखते हैं कि फल आता है। अधिकतर भारत के जो फैमिली है, इंडिया की फैमिली में कोई बीमार होगा तभी वो फल खाएगा, वैसे हम लोग फल नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो उसको प्रीमियम बताया गया भारत में। वैसे फल खाना चाहिए रोज, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है वो, तो उसको प्रीमियम में डाला गया। उसमें तो ये लोग नहीं लगा रहे हैं सर, ये मक्का होगा, सोयाबीन, ये सब जो होता है ना, मक्का वक्का भारत में वहां उगाया जाता है जहां पे कम बारिश हो रही है, ठीक है ना, कम बारिश हो रही है, लोग निर्वाह के लिए कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर मक्का उत्पादित हो रहा है तो उसी से फूड प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है, तो उसमें एंट्री, क्योंकि मक्के में क्या होता है कि यूएसए में मक्का बहुत उगता है, वहां पे बकायदा जो है ना मक्के के उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़े बड़े उसमें जीएम क्रॉप्स मक्के के हैं। अगर एंट्री मिल गए तो यहाँ का मक्का उत्पादन घट जाएगा। आपको एक दिखाते हैं एग्जांपल, ये देखिए, ये देखिए, जो तूर दाल है, तूर दाल को क्या बोलते हैं हम लोग, अरहर, पीली दाल जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं तूर दाल। तूर होता है, उड़द होता है, सोयाबीन होता है। देखिए एक डेटा आया है, भारी उतार चढ़ाव भारत में देखा जाता है। तो ये कर्नाटक में एक स्टडी हुई थी 2018 से 22 के बीच में। देखिए जो आपकी जो आपकी ये है, आपकी अरहर दाल है, 2018-19 के आसपास 26% की वृद्धि हुई, 19-20 में 22%, देखिए घट गया, माइनस हो गया, फिर माइनस हो गया, 19 हो गया, फिर 21 थोड़ा बढ़ा। तो एक फ्लक्चुएशन देखी जा रही है इसमें ईयर बाय ईयर, ठीक है ना, 21-22 तक। वही देखिए आपकी उड़द में भी है। तो भारत में ये फ्लक्चुएशन है। इसी वजह से अगर एफटीए में अगर इन लोगों को जगह मिल गई तो हम लोगों का ये सेक्टर हम लोगों का खराब हो सकता है। यही किसानों की डिमांड है, ठीक है ना। किसानों का डर देखिए ये है किसानों का डर। अमेरिका उत्पाद जब आएगा तो कपास में, चीनी, मक्के में, वहां पे जो है 50 से 215% तक सब्सिडी दी जाती है। भारत में क्या है, उत्पादन अधिक है। जो किसान होंगे, जो किसान बैकग्राउंड से होंगे, आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। उत्पादन लागत कितनी अधिक होती है, हम लोगों को खाद खरीदना पड़ता है, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। और जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का पैसा लगता है। जो लोग बोते हैं, धान का पेड़ बोया जाता है, अगर देहात में आप लोग देखे होंगे, गाँव में, तो उनको पैसा दे देना पड़ता है, बहुत लागत लगता है, पर उतना उत्पादन होता नहीं है ना, उत्पादन होता नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो 50 से 215% तक हर चीज में सब्सिडी दे रहा है, वो कैसे यहाँ पे आके मुकाबला कर सकता है। हम लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते, यही किसानों का कहना है, ठीक है ना। आइए ये देखिए अस्थिरता और भयानक चक्र कैसे है। इससे क्या होगा, बाजार के मूल्यों में भारी गिरावट से क्या क्या होता है, आय में गिरावट होती है,
ठीक है ना। शुद्ध आय में 30% की गिरावट देखी गई है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, अब उसमें 30% की गिरावट देखी जा रही है कृषि सेक्टर में। किसान बल्कि अब पहले 100 कमाता था, अब 70% कमा रहा है, 70 रुपए का कमा रहा है, ठीक है ना। फिर बिक्री में कमी हो रही है, डिमांड गिर रही है, बाजार में बेचे जाने वाला 19% की गिरावट। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, पहले आप 100 रुपए कमाते थे, अब 70 रुपए कमा रहे हैं, तो आप बाजार से कम खरीदारी करोगे, कहोगे नहीं भैया मत जाओ बाजार में, मेरे पास पैसा बहुत कम है। पहले वाली बात अलग हो गई। तो गिरावट तो कम आएगी जब डिमांड नहीं होगी। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, आपका कोई खरीदेगा ही नहीं, आपका वेस्ट हो रहा है, तो 19% में घाटा वही देखा जा रहा है। और कर्ज का जाल, और किसान लोग जो आत्महत्या करते हैं वो कर्ज पर ही करते हैं। वो लोग इतना कर्ज ले लेते हैं क्योंकि उत्पादन इतनी ज्यादा है, उत्पादन लागत कृषि करने में, कि वो लोग कर्ज लेके उसका निर्वाह करते हैं और उतना अच्छे से उत्पादन होता नहीं है, उसका लाभ मिलता नहीं है, तो बेचारे का कर्ज में डूब जाते हैं। तो उस कर्ज को भरने के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं कर्ज जाल, ठीक है ना। ये आप लोग पता, ये भारत के कृषि क्षेत्र की हालत में आपको बता रहा हूं कि कृपया समझिए, है ना। जो कृषक बैकग्राउंड से होंगे, जो गांव से होंगे, वो लोग समझ रहे होंगे। जो शहर वाले हैं उन लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि भारत में कृषि व्यवस्था कितनी लाचार स्थिति में है। ये देखिए आप, देखिए। और एक ये मैप मैंने इसलिए लगाया है कि जो आत्महत्याएं होती हैं वो देखिए, थ्रॉट प्रोन एरिया कौन कौन से, सूखा प्रभावित क्षेत्र। जो ये लाल लाल आपको दिख रहे हैं ना, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ये आपका गुजरात, राजस्थान, इधर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का ये दक्षिण वाला इलाका, जो आपका झांसी, महोबा, बुंदेलखंड वाला इलाका, ठीक है ना, वो इलाका है। मेन आप ये इलाका देख रहे हैं। जितने आप देखते हैं कि आप एक फोटो देखे होंगे इंटरनेट पे, हर जगह पे जमीन बहुत ही फटी हुई है, बड़े बड़े चकत्ते जमीन बने हुए हैं, किसान ऐसे हाथ रखे बैठा हुआ है, वो वाला जो आप एरिया देखते हैं ना, वो यही वाला एरिया है। इसको बोलते हैं हम लोग, नाम नहीं याद आ रहा है, ये सूखा प्रवण क्षेत्र है। देखिए नाम आएगा आपको बताते हैं। ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, विदर्भ वाला क्षेत्र है, विदर्भ, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र। क्यों? यहाँ पे आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। जब मानसून आता है तो पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, तो वो हवाएं इधर नहीं आ पाती, तो इधर पानी कम बरसता है। हवाएं इधर बंबई के इलाके में बरसा के इधर आपकी निकल जाती है। यहाँ पानी कम बरसता है, इसलिए यहाँ पे सूखा हो जाता है। और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दक्कन प्लेट है, तो काली मिट्टी जब सूखती है ना, तो वो बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं उसके। इसीलिए जो आप वो फोटो देखते होंगे वो यही वो इसी विदर्भ वाले क्षेत्र की फोटो है ये, ठीक है ना। तो ये थ्रॉट प्रोन एरिया है, इसको आप जानते रहिए। ये मैप इसलिए मैंने आपको लगाया कि अपने भारत की वास्तविकता से आप लोग वाकिफ होइए, ठीक है ना। सिर्फ मीडिया के न्यूज से विश्वास मत करिए, आप वाकिफ होइए कि देखिए भारत में कितनी दिक्कतें हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं एमएसपी के बारे में। सरकार से यह भी डिमांड हो रही है कि एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए। क्यों? सरकार कह रही है कि हमें एमएसपी को कानूनी आधार दीजिए, और सरकार किसान कह रहे हैं, और सरकार कह रही है कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। देखिए दोनों क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है और एमएसपी क्या होती है, इन दोनों में अंतर मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है उसको पूछा जा सकता है, एमएसपी क्या होती है, सीएससीपी लागू करती है, ये सब क्या होता है आपको मैं इस वाले साइड में आपको समझा देता हूं। देखिए सरकार कह रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, और गवर्नमेंट सरकार कह रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, और किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी आधार दीजिए। देखिए इधर हम कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, और इधर कर देते हैं एमएसपी। दोनों में क्या नुकसान और फायदे हैं? देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग चिप्स खाए होंगे, लेज के चिप्स, कुरकुरे खाए होंगे, ये सब जो खाते हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नतीजे हैं। कि जैसे कि एक किसान है, वो जो है आलू निकाल रहा है, आलू बो रहा है, कोई एक कंपनी आई फूड प्रोसेसिंग वाली, ब्रिटानिया हो गई, एप्पल वो हो गई, आपकी पार्ले हो गई, ये लोग आए, इनसे बात ये कहे कि आप मुझे इतना क्विंटल आलू दीजिएगा, इस बार मैं आपको पर किलो 25 रुपए 30 रुपए किलो मैं आपको पैसा दूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक पत्र है, उस पर है साइन कर दिया गया, ये एक पत्र हो गया कि ठीक है। अब इन किसान को इतने समय बाद इस कंपनी को, ठीक है ना, 25 रुपए किलो आलू देना है, चावल देना है, गेहूं देना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जब फसल कट गई, आलू निकल के आ गया, उस समय बाजार में अगर उस आलू का मूल्य 15 रुपए किलो ही हो क्यों ना हो, इनको 25 रुपए ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फायदा है। अगर उसी समय बाजार में आलू का मूल्य 30 रुपए 35 किलो हो,
तो फायदा किसान को नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 25 का हो चुका है, तो आपको 25 ही देना पड़ेगा। तो इसमें एक तरफ आपको फायदा, एक तरफ नुकसान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। यही किसान बोल रहा है कि आप एमएसपी को कानूनी आधार दीजिए। क्यों? क्योंकि एमएसपी में क्या है कि गवर्नमेंट फसल बोने से पहले एमएसपी को डिसाइड करती है। जैसे डिसाइड कर ली कि धान पर 25 रुपए किलो, हम जो है 25 रुपए किलो धान पे कम से कम एफसीआई खरीदेगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट खरीदेगी 25 रुपए किलो धान किसान से। फिर जब धान कट गया, सब कुछ हो गया, बाजार में अगर वही मूल्य 15 रुपए है, तो किसान क्या करेगा? 25 रुपए में सरकार को बेच देगा। लेकिन और अगर बाजार में वही मूल्य आपका 40 रुपए है, वही वैल्यू अगर 40 रुपए की मिल रही है, धान बिक रहा है, तो गवर्नमेंट तो किसान क्या करेगा? 40 में बेच देगा, 25 में बेचने की जरूरत नहीं है। ये फायदा है एमएसपी में। यहां पे फायदा एक तरफ है, एक तरफ आपको 25 में देना ही देना है, खरीदना ही खरीदना है, भले ही बाजार में 40 रुपए क्यों ना हो। यहां पे ये फायदा है कि अगर बाजार में 40 है तो हम 40 में बेचने के लिए आजाद हैं। इसीलिए सरकार किसान कह रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे, आप बिल्कुल मत सोचिए, हम कर लेंगे, लेकिन एमएसपी आप खत्म मत करिए, इसको आप कानूनी आधार दीजिए। क्योंकि कानूनी आधार अगर दे दिया गया तो एक होता है गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि आप एमएसपी कभी खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि जिस हिसाब से किसान बिल लाया गया था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत ही महत्व दिया गया था। तो किसानों को लगा कहीं एमएसपी खत्म करने की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि एमएसपी जो है कम वैल्यू पे रखी जा रही थी, ज्यादा उसको बढ़ाया नहीं जा रहा था। और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जितने भारत के किसान हैं उसमें खाली 4 या 5% या 6% किसान ही खाली एमएसपी पे हमको बेचते हैं, हम एमएसपी पे उतना फोकस क्यों करें? 6%, 94-93% किसान तो जाके बाजार में बेच देते हैं, 6% किसान हैं जो ये एमएसपी पर अपना बेचते हैं। तो मैं इनके फोकस क्यों करूं? गवर्नमेंट का ये कहना है। आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आपको मैंने एमएसपी बता दिया है कि दोनों में क्या अंतर है और किसान क्यों इसकी डिमांड कर रहे हैं कानूनी अधिकार के लिए, इस वजह से। आइए देखिए ये क्या है। हाँ, एक है स्वामीनाथन आयोग। बिना इनकी चर्चा किए आप किसान के दर्द को समझ नहीं पाएंगे, इनकी चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए एमएस स्वामीनाथन ये वही हैं जिनको भारत देश में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, ठीक है ना। तो स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई थी 2006 में, डेट याद रखिए आप, 2006 में स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने एमएसपी लागू करने का फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? उन्होंने A2 की बात की थी, उन्होंने A2FL की बात की थी। C2 क्या है? देखिए अब ये A2 क्या है, A2FL क्या है और ये C2 क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। A2 में क्या है? नगद खर्च। जैसे ये आपको पता है कि जो एमएसपी डिसाइड होती है वो कृषि कटने, उसके बोने, उसके उगने के पहले ही हो जाती है, ठीक है ना। तब एक अंदाजा लगाया जाता है कि कोई चावल, अगर धान की खेती हो रही है तो उसमें बीज कितने रुपए किलो है, बीज कितने रुपए किलो है, उर्वरक कितने रुपए किलो मिल रहा है, श्रम क्या है, उसमें ना कितना पैसे लग सकते हैं, उसका अनुमान लगाया जाता है। जो आपके प्रत्यक्ष खर्च होते हैं बीज पर, क्या ना, और श्रम पर, खाद पर, उन सबको जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है A2, ठीक है ना। आप A2 समझ गए, उसको बोला जाता है आपको A2। और FL क्या होता है? FL का फुल फॉर्म होता है फैमिली लेबर। जो ग्रामीण परिवेश से होंगे वो लोग जानते होंगे कि घर के मेंबर भी अपना जब बुआई की जाती है तो वो लोग भी कार्य करते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपके फैमिली मेंबर कार्य ना करते तो उसकी जगह आप मजदूर रखते, तो इस वजह से आपके श्रम को भी जोड़ा जाता है एक एमएसपी डिसाइड करने में, उसको बोलते हैं FL। तो A2 प्लस FL, ठीक है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसी को 1.5 गुना करके, ठीक है ना, आपको एमएसपी डिसाइड कर देती है। ये पूरा फॉर्मूला है गवर्नमेंट का। लेकिन स्वामीनाथन ने क्या बोला था? इसको C2 पे करिए। C2 मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस। देखिए अब C2 क्या है? C2 में क्या होता है, आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी मैं। C2 बड़ा कंफ्यूजिंग करता है एग्जाम में। देखिए C2 में क्या क्या होता है? C2 में A2 प्लस FL तो होगा ही होगा, जो यहां मैंने बात की A2 प्लस FL तो होना ही होना है। प्लस इसमें अगर आपके पास कोई स्वामित्व वाली जमीन है, ठीक है ना, समझिएगा, स्वामित्व की आपके पास कोई जमीन है, उसको अगर आप रेंट में दे देते
समझ लीजिए आप उसको उधारी पे दे दिए, रेंट पे अगर आप दे दिए तो उससे आपको जो लाभ मिलता वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। लाभ देखिए इसमें लिखा है भूमि का किराया और पूंजी पर ब्याज, ये भी आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात C2 में है और इसी का 1.5 गुना ये बात की गई थी, दुगना करके, सॉरी 50% करके, ठीक है ना। ये है C2। तो स्वामीनाथन बोल रहे कि हमें C2 पे, कि किसानों को C2 पे MSP डिसाइड करिए, आप A2 प्लस FL में नहीं कर सकते, क्योंकि A2 और FL में आप खाली नगद खर्च और फैमिली का श्रम, पारिवारिक श्रम को जोड़ते हैं, बल्कि वो किसान उस जमीन को अगर किराए पे उठा दे, ठीक है ना, तो वो भी आप इसमें जोड़िए कि वो भी किसानों को फायदा मिलना चाहिए, वो भी आप जोड़ के एमएसपी आप डिसाइड करिए। जैसे कि आपने कोई दुकान खोली, आपने अपनी जमीन पर दुकान खोली, आप उससे 10,000 रुपए मुनाफा हर बार कमा रहे हैं, इतने में कोई आके आपसे कह दिया यार भाई क्या कर रहे हो, इसी दुकान को तुम अगर किराए पे उठा देते ना, तुम्हें पर महीने तुम्हें 12,000 रुपए तुमको मिलता भाई साहब, 12,000, तुम अभी 10,000 कमा रहे हो, तुम्हें 2,000 और मिलता है, किराए पे तुम्हें मेहनत भी ना करनी पड़ती। तो आप क्या सोचोगे, यार बात तो सही है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या 10,000 कमा रहा हूँ, यहाँ मैं किराए पे उठा दूं तो 2,000 मुझे और मिलेगा। तो वो जो 12,000 है ना, वो किराए पे जो आपने अनुमान लगाया, वही है लाभ, वही है खर्च। ब्याज, आप फिर ब्याज भी दोगे ना, आपको जो ब्याज मिलेगा उस पर, ठीक है, अगर आपने किसी को लोन दे दिया तो उस पर आपको ब्याज जो मिलता है वो भी इसमें ऐड होता है, आपका प्रॉफिट, तो वही होता है C2। तो जब C2 लगा दोगे ना तो खर्चा बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, और ये क्या होता है आपके एक अनुमान के ऊपर है, अनुमान के ऊपर है कि भाई आपकी जमीन कहाँ पे है, किस जगह पर है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो बहुत ही खर्चीला है, बहुत ही वो उसमें है अनुमानित चीज है, इसलिए गवर्नमेंट उसमें घुसना नहीं चाहती है, ठीक है ना, इस वजह से वो C2 पे नहीं कर रही है। आपको मैंने ये चीज बता दिया है, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है, A2FL और C2 क्या है, प्रीलिम्स का बकायदा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा, मैं ये जरूरी चीज बता रहा हूं। आइए अब देखिए कानूनी गारंटी के पक्ष में क्यों है किसान, देखिए उनका कहना है कि आय की निश्चितता और सुरक्षा, मैंने आपको बताई इसमें क्या सुरक्षा होती है, जैसे कि बाजार में अगर 40 रुपए किलो बिक रहा है तो हम मजबूर नहीं है कि गवर्नमेंट से हम 25 रुपए में खरीदें, हम 40 में बेच देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में मजबूर हो जाते हैं। ये सुरक्षा मिल जाएगी कि अगर कानून बन गया तो गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, एमएसपी कभी खत्म नहीं कर सकती। बाजार मूल्य गिरने पर रक्षा कवच, मैंने बोला ना, बाजार मूल्य गिरने पर अगर वही आलू 15 रुपए किलो हो गया तो 25 रुपए में आलू मुझे सरकार ने वादा किया है तो हमें 25 रुपए मिलेगा, 15 नहीं, हमारा 10 रुपए का मुनाफा होगा। फसल विविधीकरण, इसमें एक्चुअली 23 फसलों पर एमएसपी निकलती है, ठीक है ना, एमएसपी, और एक गन्ने पर हम लोग क्या निकालते हैं, गन्ने पर होता है FRP, ठीक है ना, ये आप याद है, गन्ने पर आपको MRP नहीं होती, गन्ने पर होता है FRP। FRP क्या, शायद उसका नाम याद है, सॉरी FRP नहीं कहते उसको बताते हो भैया, याद आता है तो, लेकिन 23 फसलों पर आपको MRP दी जाती है, ठीक है ना, 23 फसलों में MRP बनती है। तो सरकार कह रही है, किसान बोल रहे हैं कि इसमें और किस फसल आप जो जोड़िए, ठीक है ना, 23 से और उसमें फसल जोड़िए। और कानूनी गारंटी के विपक्ष में क्या तर्क है, 5 लाख करोड़ से अधिक भारी राजभोज। भाई जाहिर सी बात है, जब आप C2 पे करोगे, है ना, और उसको आप अगर कानूनी अधिकार दे दोगे तो कभी भी आपको खत्म नहीं करना पड़ेगा उसे, आपको सरकार को रोज हर बार आपका एमएसपी लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कानूनी अधिकार है, तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। बाजार में विकृति, बाजार में जो है ना अप डाउन होते रहते हैं, कभी डिमांड ऊपर, कभी डिमांड नीचे, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया, तो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से इसको 5 लाख से खर्चा और बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, तो गवर्नमेंट इसीलिए इसको अपने भागना चाहती है, पीछे हटना चाहती है, ठीक है ना। और खाद्य मुद्रास्फीति, ठीक है ना, इस वजह से गवर्नमेंट चाह रही है कि भैया हम कानून नहीं ला सकते, हम लेकिन वादा कर रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, लेकिन हम कानून नहीं बना सकते, आप बिल्कुल ये बात ना करिए। आप क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साइड जाएं, ठीक है ना, इसीलिए वो कानून लाया गया था। आइए अब देखिए WTO क्या है, गवर्नमेंट ये भी हवाला देती है कि अगर मैंने इस पे अगर कानून बना दिया तो वैश्विक स्तर पर WTO के नीति और उसके जो समझौते हुए उसका हम लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, उसका विरोध होगा, फिर एक वैश्विक प्रेशर आएगा। क्या, WTO एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी थी, ठीक है ना, इसके पहले इसका क्या नाम था, GAAT, गैट था, ठीक है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा।
तो WTO में छूट मिली हुई है 10% सब्सिडी की, कि सरकार अपने कंट्री में 10% सब्सिडी दे सकती है। लेकिन वो सब्सिडी का आधार क्या है? 1986 और 88 की गणना के आधार पर। आज क्या चल रहा है? 26। तो उसकी गणना के आधार पर 10% है, जो बहुत कम है, ठीक है ना, ये WTO में। अब भारत जो है, भारत को पीस क्लॉज मिला हुआ है। पीस क्लॉज कहां से मिला है? WTO की, देखिए प्रीलिम्स के लिए WTO की एक मीटिंग हुई थी बाली में 2013 में, वहां से पीस क्लॉज निकल कर आया कि भारत को एक पीस क्लॉज दिया गया है कि भारत की अभी कृषि का जो क्षेत्र है वो अभी उतना विकसित नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट को सब्सिडी देना उनकी मजबूरी है। इस वजह से उनको इस 10% वाले स्लॉट से बाहर किया जाता है। वो अपना सब्सिडी दे सकते हैं जब तक उनको पीस क्लॉज में रखा गया है, लेकिन उनको इस 10% वाले नियम पे जल्दी से आना है। ये बात की गई थी पीस क्लॉज, यही है पीस क्लॉज, भारत को जो छूट मिली है। पीस क्लॉज क्या है आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। बाली में हुआ था समझौता, उसमें होना चाहिए। 2013 में आया था WTO मीटिंग में, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना, प्रीलिम्स के लिए। आइए देखिए, जलवायु संकट भी आ रहा है इधर बीच, अल नीनो आ रहा है। बात ही की गई थी अब की बार कि अल नीनो आएगा तो बारिश कम आएगी, मानसून कम आएगा तो बारिश कम होगी, तो कृषि को के क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आषाढ़ की बुआई में समय बाधित हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको बारिश की जरूरत है तब बारिश नहीं हो रही है, बारिश बाद में आ रही है। इस समय क्या चला, आषाढ़ चल रहा है। आषाढ़ में क्या होता है कि बुआई होती है धान की, ठीक है ना, लेकिन जब बारिश नहीं होगी अल नीनो की वजह से, तो आषाढ़ की बुआई प्रभावित होगी, तो वो बढ़ेगा, आगे जाएगा। जब बुआई आगे जाएगी तो वित्तीय वर्ष हम लोग का जुलाई से स्टार्ट होता है, तो हम लोगों का पूरा डेटा खराब होगा। वही सब पूरी बातें की गई है। वर्षा आधारित फसलों दलहन तिलहन की बुआई में 16% से 23% तक की गिरावट देखी जाएगी, ठीक है ना। जब बारिश कम आएगी तो जाहिर सी बात है हर चीज प्रभावित होगा आपका। वही इसमें लिखा है किसान लोगों को पास क्या क्या दिक्कतें हैं भारत में। देखिए पीडीएस रिसाव होता है। अब थोड़ा सुधार की बात करते हैं, लेकिन आपको एक चीज हम बता दें। देखिए एमएसपी की बात क्यों हो रही, एमएसपी को अगर ये नियम लागू भी कर दिया जाए ना, तो वो भी सही से किसानों को मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें करप्शन देखिए कैसे होता है। एक होता है एफसीआई बिल्डिंग, आप जानते होंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एमएसपी में गवर्नमेंट जो किसान से खरीदती है ना अनाज, वो इसी एफसीआई में स्टोर करती है, ठीक है ना। तो इसी एफसीआई में क्या होता है कि जो आपका गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, जब किसान बेचने जाते हैं तो इस अधिकारी से बात करते हैं कि भैया एमएसपी हमारा सामान खरीद लीजिए, 15 रुपए 25 रुपए किलो मेरा जो आलू है आप खरीद लीजिए। ये क्या करता है कि नहीं भैया हमारे पास बोरा नहीं है, एफसीआई में जगह नहीं है, बहाना मारेगा। तो किसान क्या करेगा, कब तक उसको रखेगा अपने पास भाई, वो जाएगा मार्केट में जाके बेच देगा 15 रुपए किलो में, इनके चक्कर में। ये लोग क्या करेंगे, उसी जाके वहां से खरीद लेंगे मार्केट में, 15 रुपए किलो बेचे तो वही 70 रुपए में खरीद लिए और ला के अपने स्टोर कर दिए। अब गवर्नमेंट को दिखा दिए कि हमने किसान से खरीद लिया है 25 रुपए में, तो 17 में खरीद लिए थे, 25 माइनस करिए कितना हो गया आपका, 5 6 7 8 रुपए का फायदा हर 1 किलो पे इस बंदे को हो रहा है। ये होता है करप्शन एफसीआई में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कानूनी अधिकार भले दे दिया जाए, लेकिन जब तक ये करप्शन नहीं हटेगा ना तो कोई फायदा नहीं है। ये तो मैंने बता दिया कि ध्यान में आ गया कैसे क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए आप जानते रहिए, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश होंगे वो लोग तो इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपको सुधार की बात करते हैं कि इसको सुधार कैसे किया जाए, ठीक है ना। अगर आपका एमएसपी को वास्तविक रूप में अगर आपको व्यवहारिक बनाना है, फायदेमंद बनाना है, उसके लिए कुछ सुधार करने पड़ेंगे। क्या, आप आधार से फर्जी राशन कार्ड को पहले आप हटाइए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये खरीदती है एफसीआई में, तो वो खरीदती कब है, किसी आपातकाल में कोई अगर दिक्कत आ गया, बफर स्टॉक बनाने के लिए, ठीक है ना। जो हम लोग 1 रुपए चावल, 2 रुपए 3 रुपए किलो जो हम लोग अनाज मिलता है वो इसी एफसीआई के थ्रू मिलता है। तो वही सरकार बोल रही है कि भैया हम आपसे 25 रुपए में खरीद लिए और हमको बेचना उसको 1 2 3 रुपए में है, तो हम लोगों को घाटा भी तो होता है, क्यों उसको कानूनी अधिकार दें। तो गवर्नमेंट को बहुत घाटा होता है, बहुत इसका खर्चा होता है इसमें। इसी वजह से सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, कि वो अपना पीछे हट जाए, किसान और अपना उद्योगपति अपना आपस में बात कर ले, ठीक है ना। लेकिन वो क्या लीकेज होता है भाई, अगर जरूरतमंद लोगों तक इसका फायदा मिले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फर्जी राशन कार्ड से क्या होता है कि जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं मिलता, फालतू हाथों में राशन जाएगा, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो इसी वजह से आधार से जोड़कर फर्जी राशन कार्ड को हटाया जाए, है ना। ईपीओएस मशीन का उपयोग किया जाए। ईपीओएस मशीन क्या होती है, बायोमेट्रिक मशीन जो आप देखे होंगे, अंगूठा लगाते होंगे, बैंक में गए होंगे, आइरिस जो चेक होती है, वो सब क्या होती है, ईपीएस मशीन होती है, उसका उपयोग हो, ठीक है ना। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की नीति जो लागू कर दी गई है उसका अच्छे से पालन हो, ठीक है ना। ये सब सुधार करने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, गेहूं को आपने उगाया, गेहूं से क्या बनता है, ब्रेड बनता है, ठीक है ना।
आपने फल उगाया, फल से क्या बनता है, जेली बनती है, टॉफी बनती है, तो उसे बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। यहाँ से आपने कच्चा माल डाला, गेहूं डाला, आपने फूल सब्जी फल सब डाला, यहाँ से मशीन से बनकर मसाला बन रहा है, आपका दूध का पैकेट बन रहा है, छोला बन रहा है, सॉस बन रहा है टमाटर का। इसी को बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसानों को सीधे लाभ मिले, वो अपना व्यापारिक कृषि की तरफ ज्यादा बढ़े, ठीक है ना। ये सब चीज करना चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, अब देखिए पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पशुपालन से वाकई बहुत फायदा होता है, दैनिक नकदी प्रवाह बना रहता है इससे, ठीक है ना। दूध बिक्री हो सकती है, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो पशुपालन से बढ़ेगा, आपका निर्यात और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है ना। डेयरी और मीट उद्योग बढ़ेगा, मीट उद्योग भी और डेयरी उद्योग दोनों किससे जुड़े हैं, पशुपालन से जुड़े हैं, ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण होगा, क्यों, क्योंकि डेयरी उत्पाद में और कृषि क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा एक्टिव होती हैं। क्योंकि गांव से क्या होता है ना, इधर भी गवर्नमेंट का डेटा आया है कि महिलाओं का योगदान ज्यादा बढ़ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और जगह नहीं बढ़ रहा है। मेन जो हाइप देखी गई है ना, वो कृषि और पशुपालन क्षेत्र में देखी गई है, इसलिए वो डेटा हम लोग को बढ़ा दिख रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आदमी लोग बाहर निकल गए अपने रोजगार के लिए, गांव में कौन बची, महिलाएं बची हैं। तो महिलाएं ही तो फिर पशुपालन का काम करेंगी, कृषि का कार्य करेंगे, तो उनका रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो चीज गवर्नमेंट नहीं बताएगी, ये खुद जानना पड़ता है। तो 70% महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, ठीक है ना, जलवायु सुरक्षा मिलेगी, ठीक है ना। ये चीजें आप जानते रहिए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एआई का प्रयोग करना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसपी में सुधार करना चाहिए, डब्ल्यूटीओ में रणनीतिक बातचीत और निर्यात पर फोकस करना चाहिए। ये सरकार को क्या 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 करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि योजनाओं से हटकर एक लचीले पारिस्थितिक तंत्र की ओर बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, योजनाएं लॉन्च कर देती है, ठीक है ना। किसान सम्मान निधि योजना, सीधे किसानों को 2-2 हजार रुपए किस्त में पहुंचेंगे, टोटल 6,000। वो सब बंद करके सीधे तकनीक पर बात करनी चाहिए, ठीक है ना। एआई का प्रयोग करना चाहिए, किसानों को जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बहुत अच्छी योजना है, इसको आप यूज करिएगा। पर्सनली मैंने देखा है अपने घर में, अपने गांव में लोग इसका उपयोग करके अच्छी उपज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। नैनो यूरिया का उपयोग करिए आप, नैनो यूरिया का उपयोग करिए, डिब्बी जो आपकी बनाई है आपकी इफ्को ने, उसको यूज करिए आप। उस तकनीक पे जो कार्य हो रहे हैं आप लोग यूज भी करिए, गवर्नमेंट ने किया भी है कुछ और कुछ उनको करना भी है, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आगे की राह क्या है, एमएसपी को बाजार अनुकूल और रणनीतिक बनाए, ठीक है ना। जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए तकनीक को अपनाएं और डब्ल्यूटीओ में किसानों के हितों की रक्षा भी करें। जहां तक हमको लग रहा है, अगर मैं एक चीज जानना चाहूँ, ये एमएसपी से बात नहीं बनेगी। किसानों को मेन डिमांड करनी चाहिए एमआरपी की। जैसे एमआरपी का प्रोडक्ट नहीं होता, जैसे कि मेरा फोन है, ये मार्कर फोन है, इसका एमआरपी क्या था, इसका एमआरपी था 20,000। इस 20,000 इसका एमआरपी है, 20,000 के ऊपर ना ये सरकार खरीदेगी, ना ही कौन खरीदेगा, खुले बाजार में बाहर कोई उद्योगपति भी इसे खरीद सकता है। 20,000 एक मैक्सिमम लिमिट हो गई। तो एक एमआरपी डिक्लेयर कर देना चाहिए एमएसपी की जगह, कि इससे ज्यादा इतने में आपको खरीदना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा आप इससे कम नहीं खरीद सकते, इससे कम में हो सकता है, इसके कम में आप बार्गेनिंग करिए। एमआरपी फिक्स करनी चाहिए, एमएसपी नहीं, जहां तक हमें लग रहा है। बताइएगा आपका क्या विचार, ये मेरा पर्सनल विचार है एमआरपी वाला, ये गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने सोचा कि बता दूं, मेरे दिमाग में ये चीज चल रहा है। और दोनों में संतुलन बनाना चाहिए, किसानों की आजीविका में और वैश्विक बाजार और उद्योग में एक संतुलन की बात करनी चाहिए। क्योंकि अमेरिका तक बाजारों तक पहुंच और अमेरिका और बाजारों तक पहुंच और $500 बिलियन का जो एक वो रखा गया है कि हम लोग एफटीए से $500 बिलियन तक अपना व्यापार करेंगे अमेरिका से, उसको पूरा करने के लिए हम लोग किसानों की बलि नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। यही आज की स्लाइड थी, ठीक है। समाधान केवल समझौतों में नहीं है। भारत को व्यापारिक लाभ चाहिए, लेकिन 80% छोटे किसानों की बलि देकर नहीं। इसके लिए मजबूत स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित एमएसपी नीति अनिवार्य है, ठीक है। तो दोनों में संतुलन चाहिए। यह नहीं कि आपको $500 बिलियन आपको बराबर करने हैं अमेरिका से, आपको व्यापार वाणिज्य करना है तो आप किसानों की बलि चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। यह आज की स्लाइड थी। और एक चीज आप देखते होंगे कि जब से भारत देश में एलपीजी लागू हुआ 1991 से, तब से किसान नेता निकलना बंद हो गए हैं। क्योंकि तब से क्या कि उद्योगों को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया है। तो पॉलिटिकल फंडिंग कौन करता है, उद्योग करते हैं। तो राजनीति पूरी शिफ्ट हो गई है उद्योग की तरफ। 91 से पहले देखिए, चौधरी चरण सिंह किसान नेता निकल के आए थे, मुलायम सिंह यादव किसान नेता निकल के आए थे, लालू यादव किसान नेता निकल के आए थे, अपने लाल बहादुर शास्त्री किसान नेता निकल के आए थे, ठीक है ना।
इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्योंकि तब ये सब कृषि जो क्षेत्र ना, किसान, ये सब राजनीति का केंद्र हुआ करते थे। 91 के बाद क्या है कि एलपीजी आ गया है, ठीक है ना। एलपीजी की वजह से क्या हो गया ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, फिर बाजार क्रिएट हो गया है भारत। तो तब अपनी इकोनॉमी बदल गई। जब आपकी इकोनॉमी बदल गई ना, तो आपकी राजनीति और आपकी सामाजिक स्थिति दोनों बदल जाएगी। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो एलपीजी रिफॉर्म भी कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है कि आज किसानों को अनदेखी किया जा रहा है। वरना देश में 50% लोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग, अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि और पशुपालन से ही रोजगार पा रहे हैं। इन लोगों को नजरअंदाज करके हम लोग देश का विकास नहीं कर सकते, ठीक है ना। जीडीपी में भले ही आज कृषि का 15% योगदान हो भारत की जीडीपी में, लेकिन रोजगार में 50% का योगदान है। तो किसानों की बात सुननी चाहिए और एमएसपी पे अच्छे से कार्य करना चाहिए और संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि WTO भी जरूरी है, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा, और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए GS वर्ल्ड के। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष पैदे, शाइनिंग ऑफ।